नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए। तो साथियों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं साथियों आज के हम पहले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं बताइएगा। ऑप्शन 1 है, उन्हें गलतियां करना अच्छा लगता है। उन्हें गलतियां करना अच्छा लगता है। ऑप्शन बी है, उन्हें सीखना नहीं आता। क्या उन्हें सीखना नहीं आता? ऑप्शन सी है, गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। गलतियां करके ही वे सीखते हैं। ऑप्शन सी है, वह गलतियां सुधारते नहीं। तो प्रश्न कह रहा है, सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, क्यों करते हैं? गलतियां उन्हें सीखने की प्रक्रिया का क्या है? अभिन्न अंग है, और गलतियां करके ही वे सीखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। जब तक गलतियां नहीं करेंगे बच्चे, जब तक सीखेंगे कैसे? तो गलतियों के माध्यम से क्या है, बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? सी राइट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो यह विचार किसका है? एल.एस. वाइगोत्स्की का है, इवान पावलोव का है, नोम चोम्स्की का है, जीन पियाजे का है। साथियों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसने कहा है? तो ये विचार है नोम चोम्स्की जी का। किसका है? नोम चोम्स्की जी का है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चे की डैश व स्वाभाविक डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता विकास में मदद करते हैं। साथियों, यह प्रश्न आपको 2-3 सेटों में पूछा गया है। एमपी टेट वर्ग 3 लगभग 3-4 सेटों में यह प्रश्न अभी तक मेरे को देखने को मिला है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्वतंत्र मौखिक लिखित। ऑप्शन बी है स्वतंत्र प्रभावी सांस्कृतिक। ऑप्शन सी है मानक सहज प्रभावी। ऑप्शन डी है मानक प्रभावी सांस्कृतिक निष्ठ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, नाटक है, सिनेमा है, परिचर्चा है, वाद विवाद इत्यादि बच्चों की क्या है? बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक व एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। कौन सा राइट आंसर हो जाता है? तो ऑप्शन ए नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है। कहाँ की? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही, ध्यान देंगे। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? तो बात कर रहा है, आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझोगे? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। केवल कहानियाँ, क्या इसके अंदर केवल कहानियाँ होनी चाहिए? ऑप्शन बी है, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। क्या ऐसा साहित्य चुनोगे जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो? ऑप्शन सी है, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। क्या ऐसे साहित्य का चुनाव करोगे आप जिसमें साहित्यिक घटनाएं का क्या हो? दोहराव, यानी बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, ऑप्शन डी है, केवल कविताएं हों। क्या उसके अंदर केवल कविताएं हों? क्या इस तरह के साहित्य का आप चुनाव करेंगे? तो बताइएगा आप किस तरह के साहित्य का चुनाव करते हो। तो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही, कहाँ की बात की जा रही? प्राथमिक स्तर की। तो ऐसा साहित्य सुने जिनमें शब्दों और घटनाओं का क्या हो? दोहराव हो, जिससे क्या है, कोई चीज़ हमें बार बार देखने को मिलेगी तो बच्चा उससे क्या है, जल्दी से सीखेगा। क्या सीखेगा? जल्दी सीखेगा। जब हमें कोई चीज़ बार बार देखने को मिलती है तो क्या करते हैं, हम उसे जल्दी से सीख जाते हैं। तो जिससे हम क्या है, जल्दी से कनेक्ट हो जाती है, पहले की आगे से, आगे की आगे से, इस तरह से चीज़ें क्या है, कनेक्ट होती जाती हैं एक दूसरे से, तो हम क्या है, जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, तो दोहराव क्या है? दोहराव सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5,
निम्न में से भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। बात करते हैं भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो साथियों हिंदी पेडागोजी में 15 प्रश्न आते हैं। हिंदी पेडागोजी में कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न आपके भाषा से संबंधित रहते हैं, जिसके अंदर व्याकरण आता है। क्या आता है? जिसके अंदर व्याकरण, गद्यांश पद्यांश 2 आते हैं। 2 पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं जिसमें से गद्यांश पद्यांश आते हैं। उसी में से हमें क्या है, आंसर हमें उत्तर हमें देने होते हैं। तो वो सिंपल, काफ़ी सिंपल प्रश्न आते हैं, तो वो आसानी से हो जाते हैं। तो बस आप मेरे साथ रिवीजन करते रहिएगा, आप एमपी डेट में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो भाषा व्याकरण का अनुकरण नहीं करती। क्या भाषा व्याकरण का अनुकरण नहीं करती? ऑप्शन बी है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है। क्या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन सी है, भाषा पूर्णतः लिखित होती है। भाषा क्या पूर्णतः लिखित होती है? ऑप्शन डी है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो पूछ रहा है उचित है, उचित बताना है, तो कौन सा ऑप्शन उचित हो जाएगा? देखो, भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करती, ये बात कैसी है? सरासर गलत है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है, तो ये बात कैसी है? ये भी गलत है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। जैसे आ के बाद ई उ, ऐसे एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। वर्णमाला को कैसे हम क्रम से ही लिखते हैं। ऑप्शन सी है, भाषा पूर्णतः लिखित होती है, ये बात कैसी है? सत्य नहीं है। भाषा क्या पूर्णतः लिखित होती है? कोई शब्द ऐसे होते हैं जैसे हम लिख भी नहीं सकते, तो क्या वह सत्य नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्शन कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। भाषा एक क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। भाषा एक क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में से हिंदी शिक्षण में उचित की जांच डैश की जा सकती है। उचित की जांच डैश की जा सकती है, किससे की जाती है? ऑप्शन ए है, अनुवाद परीक्षण से। ऑप्शन बी है, उपलब्धि परीक्षण से। ऑप्शन सी है, शैक्षणिक प्रश्नों से। ऑप्शन डी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। तो किससे की जाती है, जल्दी बताइए। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच किससे की जाती है? तो उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। हमारा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जब शिक्षक द्वारा हमें पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है, बात कर रहा है किसकी? वाचन करने की। किसकी बात कर रहा है? वाचन करवाया जाता है, तो उसमें निम्न में से कौन सा वाचन कहते हैं? तो कौन सा वाचन कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। आदर्श वाचन बोलते हैं क्या? ऑप्शन बी है, मौन वाचन कहते हैं क्या? ऑप्शन सी है, संवर्धन वाचन बोलते हैं क्या? ऑप्शन डी है, सद्वर्ती वाचन बोलते हैं क्या? देखो, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर के, हाथ में शिक्षक क्या ले रहा है? पुस्तक ले रहा है। जब शिक्षक हाथ में पुस्तक ले रहा है, तो कौन सा वाचन करवा रहा है शिक्षक, जल्दी से बताइएगा। तो यह कौन सा वाचन हो जाता है? तो आदर्श वाचन हो जाता है। कौन सा वाचन होता है? तो आदर्श वाचन बोलते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। जब शिक्षक किताब या बुक से, आपको पुस्तक से लेकर के पढ़ाता है हाथ में, तो वो कौन सा वाचन करवा रहा है? तो आदर्श वाचन करवाता है। यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ए हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से भाषा किसका साधन है? भाषा किसका साधन है? तो भावाव्यक्ति का साधन है क्या? ऑप्शन बी है, संवेदना का। ऑप्शन बी है, संवेदना का। ऑप्शन सी है, सहानुभूति का। ऑप्शन डी है, लेखन का। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखो, किसका साधन है? भाषा किसका साधन है? तो भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचारों का क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। अपने विचारों को क्या करते हैं? हम एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा क्या है, जल्दी से बताइएगा। भाषा क्या है? तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचारों को क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। यानी भाव अभिव्यक्ति का साधन है। किसका साधन है? भाव अभिव्यक्ति का साधन है। अपने विचारों का दूसरे के विचारों के साथ क्या करना? संप्रेषण करना ही क्या है? भाषा है, ठीक है। भाषा अभिव्यक्ति बोलते हैं।
अपने विचारों को एक दूसरे के माध्यम में क्या करना, संप्रेषण करना, क्या कहलाती है, भाषा अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति या भाषा अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, तो भाव अभिव्यक्ति हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस तरह से किस बात पर अधिक महत्व देंगे? यदि आप टीचर हैं और बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो किस तरह से महत्व देंगे, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन बी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्या बच्चों को भाषा के प्रयोग के क्या दोगे, अधिक से अधिक अवसर दोगे? बच्चों को क्या दोगे, भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक क्या दोगे, अवसर दोगे। एक दूसरे से बात करने के क्या दोगे, अवसर दोगे। ऑप्शन सी है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करोगे या स्वयं ही शुद्ध भाषा का प्रयोग करोगे। क्या स्वयं ही अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे आप? ऑप्शन डी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। क्या बच्चों को व्याकरण सिखाओगे आप? तो भाषा में कक्षा में आप भाषा की शिक्षा के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? तो बच्चों को भाषा के प्रयोग के क्या देंगे, अधिक से अधिक अवसर देंगे। बच्चों को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट, एक दूसरे से बात करने के क्या देंगे, अधिक से अधिक अवसर देंगे। क्या देंगे, अधिक से अधिक क्या देंगे, अवसर देंगे। और यदि बच्चे को अवसर देते हो आप, तो बच्चे क्या है, अधिक सीखते हैं। जब भाषा के आप माहौल इस तरह का बनाओगे, बच्चे आपस में क्या कर सकते हैं, बात करें, एक दूसरे से चर्चा करें, परिचर्चा करें, इस तरह का माहौल बनाना चाहिए हमें, जिससे क्या है बच्चे अधिक से अधिक भाषा शिक्षण करते हैं। ठीक है, भाषा सीखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, यानी भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए हमें। बच्चों को क्या देना चाहिए, भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है। ऑप्शन ए है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। ऑप्शन बी है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है। ऑप्शन सी है मातृभाषा की अपेक्षा करती है। ऑप्शन डी है लक्ष्य भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, अनुवाद विधि क्या है, जब हम अनुवाद करते हैं तो क्या करते हैं, मातृभाषा को क्या करते हैं, मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को क्या है, संवाद करते हैं। मातृभाषा के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों के सामने संवाद करते हैं। किसके माध्यम से, तो मातृभाषा के माध्यम से बच्चों के सामने क्या करते हैं, हम संप्रेषण करते हैं। तो ये क्या है, मातृभाषा को क्या बनाती है, मध्यस्थ बनाती है। बच्चों के बीच में क्या बनाती है, तो मातृभाषा को क्या बना लेती है, मध्यस्थ बनाती है। कौन सी भाषा को, तो मातृभाषा को, इसे याद रखेंगे। ठीक है, मातृभाषा। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। भाषा शिक्षण की जब अनुवाद करते हैं, हम बोलते हैं, तो मातृभाषा को क्या करते हैं, मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को समझाते हैं। जैसे कोई भी हम टॉपिक को समझाते हैं, तो उस टॉपिक को जैसे जो पुस्तक की भाषा होती है, उस पुस्तक की भाषा को मातृभाषा से क्या कर देते हैं, हम कनेक्ट करके बच्चे को सरल भाषा में हम समझाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मातृभाषा को क्या बनाती है, मध्यस्थ बनाती है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। बात कर रहा है शुद्ध लेखन की, तो शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध किससे है, उच्चारण शुद्धि से है, अशुद्ध उच्चारण से है, व्याकरणिक नियम की अनभिज्ञता से है। ऑप्शन सी है सुंदर लिखावट से है। देखो बात कर रहा है शुद्ध लेखन की, तो शुद्ध लेखन की क्या है, उच्चारण की शुद्धता। क्या है, होना चाहिए, उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। उच्चारण की क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियां का क्या सम्मिलित रूप है। क्या सम्मिलित रूप है, समन्वय विधि हो जाएगा, निर्देश विधि हो जाएगा, आदर्श विधि हो जाएगा, या स्वसाध्य विधि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है स्वसाध्य विधि। इसमें क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों से तर्क करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इस विधि के माध्यम से बच्चों पे क्या करवाते हैं, तर्क करवाते हैं। एक दूसरे से क्या करवाते हैं, तर्क करवाते हैं, जिससे बच्चे क्या है, भाषा अधिक से अधिक सीखते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, स्वसाध्य विधि है। कौन सी विधि है, स्वसाध्य विधि है। मंत्रणा और तर्क विधियां सम्मिलित रूप से शामिल हैं। ठीक है, स्वसाध्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 13, कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बात की जा रही है आपकी कविता शिक्षण की, तो किस पर होता है, उच्च स्तर पर होता है, उच्च कक्षा स्तर पर, प्राथमिक कक्षा स्तर पर,
उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। यानी प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं? कविता शिक्षण यानी गीत प्रणाली के माध्यम से बच्चों को भाषा शिक्षण करवाते हैं। ठीक है, भाषा के क्या करवाते हैं? प्रयोग करवाते हैं। ये सर्वाधिक कैसा है? उपयोगी है। ठीक है, कौन सा? प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा उपयोगी है? तो गीत विधि सबसे क्या है? उपयोगी है। गीत प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद, बात कर रहा है पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? तो किस तरह के सहायक नहीं होते बताइएगा। ऑप्शन ए है क्यों, कैसे वाले प्रश्न। ऑप्शन बी है क्या शिक्षा मिली है वाले प्रश्न। पढ़े गए पाठ से जोड़े हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। ऑप्शन डी है यदि तो वाले प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है। देखो, क्या कैसे वाले प्रश्न बच्चों को क्या है सवाल करते हैं, जिससे बच्चा क्या है उनके आंसर ढूंढने में मदद करता है। क्या शिक्षा मिली है वाले प्रश्न, क्या वाले प्रश्न क्या है? सही हो जाते हैं। यदि तो वाले प्रश्न भी कैसे हो जाते हैं? सही हो। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न। पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चे की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? तो पढ़े गए पाठ से जोड़े हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, निजी अनुभव से व्यक्त करने क्या है? ये नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। तो क्या और क्यों करके जब प्रश्न करते हैं तो बच्चा क्या है उनके सवाल ढूंढने के लिए क्या करता है? सवाल पूछता है और उनके आंसरों को देता है। ठीक है, निजी अनुभव वाले सहायक नहीं होते मूल्यांकन करने में। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाता है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा कथन सही है? बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना का ज्ञान केवल घर में ही अर्जित करते हैं। एक ही को डबल से रिपीट कर दिया है। बच्चों की जटिल संरचनाओं का ज्ञान केवल समाज में ही अर्जित करते हैं। ऑप्शन डी है बच्चे भाषा की बौद्धिक और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान केवल घर में ही अर्जित करते हैं। यहाँ बोला है केवल घर में ही अर्जित करते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं का ज्ञान केवल समाज में ही अर्जित करते हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ए राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों, आज हमने पूरे 15 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। तो सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको निःशुल्क क्या पीडीएफ मिल जाती है, जिससे आप क्या करते हैं, आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।